हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास विद्या क्लास में। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एटम और मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बताया था कि भाई जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है, फिर आप 9th क्लास में आए हो, अभी स्टार्ट ले रहे हो, 9th क्लास का टॉपिक थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग का थोड़ा बेसिक सा बता दिया था कि भाई एटम्स ये होते हैं, मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, एटम में अविभाज्य कण होते हैं, दोनों अवस्था में रह सकते हैं, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो बनते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, आज मैं आपको उसका एडवांस लेवल बताऊंगा जो आपके टॉपिक में नया आया है, जो आपके टॉपिक में नया है, जो जी आप आज पहली बार पढ़ने वाले हो। ठीक है, आई होप आपको पिछला सेशन समझ में आ गया होगा। आज के सेशन के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो आप थोड़ा ध्यान देकर देखिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एटम के बारे में बताऊंगा कि एटम का और मॉडिफाइड स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर क्या है, या आज आप समझ सकते हो कि आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो एटम होता है, हमारा जो एटम या परमाणु होता है, वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कितने पार्टिकल से मिलकर बना होता है? 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जेम्स आपकी जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। और लास्ट आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने की थी। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज करता उनके 7 के प्रकार हैं। ठीक है, आई होप ये वाले बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एटम है उसका मेन स्ट्रक्चर जो बताया गया वो क्या बताया गया। तो भाई रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो हमारा एटम है, या सॉरी जो हमारा एटम या परमाणु है, वो एक खोखले आकार के नाभिक से बना हुआ है। यस, उसने बताया कि हमारे परमाणु के जो हमारा परमाणु जो हमारा एटम है उसके बीच में एक रिक्त स्थान होता है। उसके बीच में एक रिक्त स्थान होता है जिसको हिंदी में नाभिक और इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा ऐसा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक परमाणु है या एटम है। यस, परमाणु या एटम है। इसके बीच का कुछ भाग होता है जो कि खाली होता है, या खोखला हो सकता है, या रिक्त होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में नाभिक या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा भर देते हैं इस प्रकार से। ये संरचना जो है आपकी बाहर वाली, सॉरी अंदर वाली, ये आपकी नाभिक या न्यूक्लियस कहलाती है। यानी कि परमाणु के अंदर का वह खोखला भाग न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, परमाणु का खोखला भाग न्यूक्लियस कहलाता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि एटम या परमाणु 3 पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। या मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि हमारा जो एटम है, जो हमारा परमाणु है, उसके नाभिक या न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। 3 पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, पहले की बात नहीं हुई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा तीसरी बात होगी कि दूसरा जो हमारा पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक में होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं इससे आगे की बात कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे परमाणु या एटम के चारों ओर वृत्तीय कक्षा एक राउंड फिगर में चक्कर लगाता रहता है। राउंड फिगर में चक्कर लगा रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारी सन है, सन के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, सन के चारों तरफ ग्रह या फिर आपके प्लैनेट्स राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसी तरीके से हमारे परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित कक्षा में या डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं। निश्चित कक्षा डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे? एक बार देख लेते हैं। जैसे क्या है, तो इसके बाहर का एक राउंड फिगर ये है। एक और बना लेते हैं, एक और लेते हैं। यस, इस प्रकार से और हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 कितने हो सकती हैं। ठीक है, जो हमारी ऑर्बिट्स हैं इनको हम हिंदी में कक्षाएं या इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? वह पाथ या वह रास्ता
जिस पर इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, क्या कहलाता है? कक्षाएं या ऑर्बिट कहलाता है। आइए इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई। अब चलते हैं कि आगे की बात कि भाई ये कितने हो सकती हैं? ये 1 2 3 4 5 आगे जितने भी चाहो उतनी हो सकती हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम 1 2 3 और मैक्सिमम 4 के बारे में पढ़ेंगे, आगे की बात बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका पहले नंबर का ऑर्बिट, ये आपके दूसरे नंबर का ऑर्बिट, ये आपके तीसरे नंबर का ऑर्बिट है। यस, अब 1 2 3 समझ में आया। ठीक है, 1 2 3 समझ में आगे की भाई तो ऑर्बिट है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ये हो गए कि भाई हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में घूम सकता है, दूसरे में घूम सकता है, तीसरे में घूम सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई इन ऑर्बिट में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, सब में इलेक्ट्रॉन विचरण करेंगे। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ये जानते हैं। भाई कौन से हमारे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इजी समझ में आ जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले वाले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब दूसरे वाले ऑर्बिट में केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और लास्ट वाला आपका तीसरा जो ऑर्बिट है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। अब ये बात को ध्यान कैसे रखना है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है? मोहल्ला है। क्या है हमारा? पूरा एक मोहल्ला है जहाँ रहते हैं, आप रहते हैं। ठीक है, हमारा मोहल्ला है। मोहल्ले में अलग अलग घर होते हैं, मोहल्ले में अलग अलग घर होते हैं। घरों में कुछ नंबर होते हैं, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। इसी प्रकार से मैंने यहाँ नंबर दे दिए, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3। अब इन मकानों का यूज करेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कैसे? मान लीजिए ये मेरा पहला घर है, ये मेरा मकान नंबर 1 है। इसका आकार छोटा है और उसकी अपेक्षा आकार छोटा है। मान लीजिए भाई मैं, मेरे घर में 4 लोग हैं, तो भाई छोटा घर चाहिए, मेरा छोटे घर में काम हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई छोटा मकान है, 2 लोग के रहने के लिए, इसलिए केवल 2 ही लोग रह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं इससे अगले वाले पर, मकान नंबर 2। मकान नंबर 2 में थोड़ा बड़ा है, मकान नंबर 2 थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें ज्यादा लोग आने हैं, उसमें ज्यादा लोग आने हैं, हमें ज्यादा लोग की आवश्यकता है तो मकान बड़ा बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मुझे 8 लोगों के लिए मकान चाहिए तो मकान नंबर 2 यूज करूंगा। ठीक है, ज्यादा लोग हैं तो मकान का साइज थोड़ा बढ़ा दिया। अब एक बड़ी फैमिली है, काफी अच्छी फैमिली, 10 12 20 10 12 18 लोग तो उसमें हैं, तो उसमें 18 लोगों को बिठाने के लिए मुझे मकान नंबर 3 की आवश्यकता पड़ेगी। भाई मुझे जितने ज्यादा मेरे घर में लोग, उतने ज्यादा मुझे उतना बड़ा मुझे मकान चाहिए। तो इसी प्रकार से पहले वाले मकान में 2 लोग रह सकते हैं, दूसरे मकान में 8 लोग रह सकते हैं, तीसरे मकान में 18 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का संयोजन है कि भाई पहले वाली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, छोटी कक्षा है। उससे अगली में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप रख सकते हो क्योंकि बड़ी कक्षा है उससे। और सबसे लास्ट वाले आप 18 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हो क्योंकि उसके साइज बहुत ज्यादा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कब, कौन सी कक्षा में कब इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, क्यों रखे जाएंगे और कैसे रखे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वाली सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। इसके अलावा बात करता हूँ मैं इससे आगे की। भाई जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमारे किससे मिलकर बने होते हैं? वो हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं। ये बात हमने कल की जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं, एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये बात हमारी आएगी पहुंचेगी। अब हर एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे, ये बात तो फिक्स हो गई। हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ एटम्स होंगे। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, एलिमेंट होते हैं हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, लोहा, चांदी, वांदी, सब ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। इसके सिंपल शो होगा, एक मैंने चार्ट आपको शो कराया है, इसमें आप देख सकते हो एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, उनमें से एक एलिमेंट उठा लेता हूं मैं, कार्बन। और उठा लेता हूं कार्बन। कार्बन के नीचे आता देखा होगा 6 लिखा होता है, 6 लिखा होता है क्योंकि कार्बन 6th नंबर का हमारा एलिमेंट है, 6ठे नंबर का हमारा एलिमेंट है। और इसके ऊपर लिखा होता है 12, इसके ऊपर लिखा होता है 12। अब ये 6 और 12 क्या है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे एलिमेंट हैं वो हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं, हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो 6 है, ये जो 6 है ये हमें बताता है कि हमारे कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ये क्या बताता है? हमारे कार्बन में या हमारे एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 6, यानी कि इसमें प्रोटॉनों के नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? हमारे एटम का इस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कहते हैं एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर, या हिंदी में कहेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। जैसे कि हमारी क्लास में रोल नंबर होता है 1 2 3 4 5, उसी प्रकार का इनका भी अपना रोल नंबर होता है। तो कार्बन का रोल नंबर 6 है, यानी कि हमारी क्लास में कार्बन 6 नंबर पर बैठेगा। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। और इसमें 6 का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉनिक संख्या कितनी है, 6 है। ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 12 की। इस 12 की बात करते हैं। ये 12 होता है आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की आपका जो एलिमेंट है उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है। तो एटॉमिक मास इसका 12 है, यानी कि इसको क्या बोलोगे आप, ये इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। हिंदी में इसको कहेंगे परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार। छोटी छोटी बातें हैं, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है। परमाणु भार। अब ये 12 क्यों है भाई, जो आपका परमाणु भार होता है वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्सअप होता है। किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्सअप होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होंगे, प्रोटॉन भी उपस्थित होंगे और न्यूट्रॉन भी उपस्थित होंगे। चलिए भाई, ये बात तो आपने बता दी कि भाई नीचे वाले में केवल क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ऊपर वाले में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे, भाई प्रोटॉन तो यहाँ 6 हैं, तो प्रोटॉन यहाँ भी 6 होंगे, प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई 12 है ना, 6 में कितना ऐड करूँगी, 12 हो जाए, 6 में 6 ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरे कार्बन में जो हमारे प्रोटॉन है वो भी 6 है, जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन में बराबर है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस पर क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई हमारा कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट इतना है, उसमें प्रोटॉन इतने हैं, तो उसमें आप न्यूट्रॉन्स बताइए। तो हम नॉर्मल सॉल्व कर देंगे भाई, दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, इससे क्या होता है भाई, हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का यूज हो गया, न्यूट्रॉन का यूज हो गया, बचा क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहते हैं, पर कितने मूव करेंगे। कार्बन वाला, अगर मान लो कार्बन की मैं बात करूं कि कार्बन का एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन में आपकी जितने प्रोटॉन होंगे या किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो आपके इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी क्यों होंगे ये अब समझ लीजिए। हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया कि जब प्लस और माइनस बराबर होंगे तभी तो वो रिएक्शन पूरी होगी। यस, तभी तो वो रिएक्शन पूरी होगी। इसी प्रकार से जब हमारे प्लस माइनस बराबर होंगे तभी तो हमारा एलिमेंट स्थिर रहेगा, वरना वो तो भाग जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये नॉर्मल सी बात है, ध्यान रखना है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी आपके एलिमेंट में उपस्थित होंगे। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब इससे थोड़ी आगे की बात करते हैं कि इसका लेवल और क्या क्या सकता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम सीख चुके हैं कि भाई हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एलिमेंट में प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं। प्रोटॉन होंगे तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो क्या कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी बात आप समझ चुके हैं। अब हम एक लास्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, उसके साथ हमारी वीडियो पूरी हो जाएगी कि भाई हमारे आपके वैलेंसी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैलेंसी क्या होती है, आगे के टॉपिक्स में भी आपके काम आने वाले हैं चैप्टर में। वैलेंसी को हिंदी में हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी होती क्या है, हमने कभी एग्जांपल लिया था कार्बन का। क्या एग्जांपल लिया था, कार्बन का। और हमने पढ़ा था कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने बताया ना आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन से फिलहाल कोई मतलब नहीं है वैलेंसी में, हमें केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है। वैलेंसी में किससे मतलब है, केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है। संयोजकता में केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो हमारे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, 6 से तो हैं। यस, अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को शेल्स में सेट करना है कि कितनी शेल्स में जा सकता हूँ। शेल्स का मतलब अपने ऑर्बिट जा सकता हूँ, कक्षाओं में जा सकता हूँ। अब कैसे जाऊंगा भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है कि मेरी पहली कक्षा में, मेरे पहले कमरे में केवल 2 आदमी रह सकते हैं, तो 6 में से 2 आदमी को तो मैं पहले कक्षा में डाल दूंगा। यानी कि पहले वाले ऑर्बिट का काम पूरा हो गया। पहला वाला ऑर्बिट तो भर चुका, पहला वाला हमारा ऑर्बिट या कक्षा भर चुकी।
क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही आ सकते थे, 2 हमने रख दिए, बात खत्म हो गई। अब टोटल व्यक्ति 6 हैं, दोनों चले गए मकान नंबर 1 में, कितने बचे रह गए? 4 बचे रह गए। उन 4 को कहाँ रखूंगा भाई? 4 को मैं दूसरे वाले ऑर्बिट में रखूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले ऑर्बिट की क्षमता 8 लोगों की है, बचे 4 है, आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो ये 4 हमने यहाँ रख दिया, 4 हमने यहाँ रख दिया। इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के सेटलमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आपसे भी पूछे कि भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो आप कह दोगे 2,4 होता है, क्योंकि पहली ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरी में 4 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे कार्बन में 4 बचते हैं, इसलिए 4 हम वहाँ रख देंगे। जितने बचेंगे उस हिसाब से सेट कर दिया जाएगा। और अच्छे समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा लेते हैं हम Na 11 Na, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ सेट करना है? कक्षाओं या ऑर्बिट में सेट करना है। अब मुझे पता है पहले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, चलो 2 रख दो। यस, 11 सेट करने थे, 11 सेट करने, 2 व्यक्ति सेट हो गए। ठीक है, बचे कितने? 9 व्यक्ति बचे, 9 बच गए। 11 में से 2 सेट हो गए, 9 तो बचेंगे, 9 बचे। अब 9 को मुझे अगली कक्षा में सेट करना है, लेकिन अगली में तो केवल 8 ही आ सकते हैं। अगले घर में केवल 8 ही आदमी आ सकते हैं, मेरे पास तो 9 आदमी है। यार 8 तो आएंगे ना, 8 को बिठाओ पहले, बाकी बार बाद में देखते हैं। 8 तो आ गए, आधा काम हो गया। 8 और 2 10 लोग आ चुके, 10 इलेक्ट्रॉन मेरे सेट हो गए। 10 व्यक्तियों को मैंने जगह सेट कर दिया, उनकी टेंशन खत्म। बचा कितना? 1 बचा, लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा। इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 ऑर्बिट में डिप्लॉय हो गई भाई, पहली में 2 चले गए, दूसरी में 1 चले गए, बची हमारी थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट बहुत बड़ी है, उसमें तो 18 लोग आ सकते हैं, मुझे तो केवल 1 को रखना है। लीजिए रख दिया, रख दिया। इस प्रकार से जो Na है उसकी जो आपकी कॉम्बिनेशन बनेगी 2,8,1 बनेगी, 2,8,1 बनेगी। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि हमारे जो Na के इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ाया जा रहा है, वो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पर। किस पर? टॉपिक पर। क्या टॉपिक था? वैलेंसी या संयोजकता। वैलेंसी या संयोजकता बहुत इजी सा मैटर है, कुछ भी नहीं करना। हमारे इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट ऑर्बिट या हमारे एटम या हमारे परमाणु की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है भाई? सबसे बाहर वाली ऑर्बिट, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी या संयोजकता, वैलेंसी या संयोजकता कहते हैं। अब हमारी कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, आउटर मोस्ट में 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? सोडियम की वैलेंसी जानने के लिए इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट चेक करो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब लास्ट वाली ऑर्बिट। कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कह सकता हूं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं और आपको टोटली क्लियर हो जाएगी वैलेंसी निकाली कैसे जाती है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट वाले एग्जांपल के साथ मैं एग्जांपल लेने वाला हूं ऑक्सीजन का। इसका एग्जांपल लेने वाला हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो अब आपको सेट करने आगे इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे सेट करते हैं आपको पता है। पहले वाले घर में 2 लोग, पहले वाले मकान में 2 लोग, चलिए रख लीजिए। अगले वाले में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। बचे कितने भाई? 6। 8 में से 2 तो रख दिए, बचे कितने? 6 को सेट करना है। अगले वाले में 8 आ सकते हैं, तो 6 ही तो बच रहे हैं, 6 रख दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसकी वैलेंसी और बता दो। आप बता दो सर, अब तो आ गया, अब तो बता देंगे कितनी वैलेंसी है? 6 वैलेंसी है सर। इधर देख लो, क्यों सही झूठ बोलने लगे? सही गलत हो गए भाई? गलत नहीं हो गए, थोड़ा सा लॉजिक होता है वो आप समझ लीजिए। जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारी वैलेंसी हमें ज्ञात करनी हो और हमारी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, 4 से ज्यादा हो जाए, कितने हो जाए?
4 से ज्यादा हो जाए तो आपको वैलेंसी या संयोजकता निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, जिस फॉर्मूले का नाम है 8 माइनस n। अगर हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो हम ये फॉर्मूला लगाकर वैलेंसी निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालेंगे इसकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये आपके टॉपिक में नहीं, कैसा क्यों करा जाएगा, केवल वैलेंसी वाला टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो 8 माइनस n, अब n क्या है, n वो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।